एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। सो फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पूरी तरह तैयार है और लगभग तय है कि 15 नवंबर से जितने भी बच्चे पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम से पहले सभी का टेंशन वगैरह सब होगा कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा, सेंटर कहाँ जाएगा, ये सारी टेंशन, ये सारे क्वेरीज आ ही रहे होंगे। तो इसके ऊपर आपको अलग वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर, जहाँ पे हम एडमिट कार्ड के लिए डिस्कशन करेंगे, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो सारी चीज़ें भी देखेंगे और सेंटर वगैरह के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसे वीडियोज़ डालना चाह रहा हूँ जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, गेस्ट पेपर के ऊपर और लगभग सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी सीरीज़ का, उसी कड़ी का ये पहला वीडियो है जहाँ हम उन सभी बच्चों के लिए आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करने वाले हैं जो किसी न किसी ऑनर्स पेपर में पढ़ रहे हैं और उनका सब्सिडरी सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री वाला भी है। अब जाहिर सी बात है, सब्सिडरी सब्जेक्ट अगर है आपका, तो मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है कि सब्सिडरी सब्जेक्ट जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, OMR के ऊपर आपको उसका आंसर देना होगा। तो इस बार जो केमिस्ट्री में सब्सिडरी सब्जेक्ट जिनका भी है उनके लिए पहली सीरीज़ का पहला वीडियो प्रस्तुत है, जहाँ हम कवर करने की कोशिश करेंगे लगभग 100-150 क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा। उसके बाद जो उसका सार निकल के आया उसमें से जो टॉप क्वेश्चन लगे मुझे, वैसे 20 क्वेश्चन को मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में। और आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़ी, जैसा रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से मैं 1 या 2 लेक्चर और डाल दूंगा केमिस्ट्री से रिलेटेड। उसके बाद फिजिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को कवर करा पाऊंगा या फिर नहीं, समय बहुत कम है, ऑलरेडी मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जितना हो सके उतना करने की कोशिश करूँगा। जैसा भी होगा वो आने वाले वीडियोस रिस्पांस के अनुसार काम होगा। लौटते टॉपिक के ऊपर ध्यान से देखना कि आज की इस वीडियो में जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही सही क्वेश्चन है और मैंने केवल अपने हिसाब से नहीं, उसको जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से क्रॉस चेक करने की कोशिश की है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन लगभग पूछे जा चुके हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से भी ये क्वेश्चन कई जगह देखे गए हैं। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है और ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। इनको आप ऐसे ही खाली मत देख जाना कि बस बात में देख गए, ख़त्म हो गया कहानी। एक बार कॉपी पेन लेके बैठना और अपने आप को एनालाइज करना, मार्क्स खुद को देना, 20 में से 20 दे करके देखना कि आपको 20 में कितने आते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन के आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और देखना कि आपको कितना मार्क्स मिलता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि फिज़िक्स में कौन सी बारीकियाँ हैं, केमिस्ट्री में कौन सी बारीकियाँ हैं, कौन सी नहीं है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं छोटी मोटी त्रुटि हो गई हो। वैसे मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल गलती ना हो, ताकि आपको किसी प्रकार की टेंशन ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई भी गलती मिल जाती है तो अविलंब आप मुझे बताएंगे, ताकि मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट में नीचे और बाकी सबको भी दिक्कत नहीं होगी। सो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के ऊपर पहुँचते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज। अच्छा हाँ, ये जो पूरा सीरीज़ होगा वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के ऊपर उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ। ना ही मेरे पास क्वेश्चन उपलब्ध है और ना ही मैं खुद भी हिंदी मीडियम में उतना अच्छा करा पाऊँगा। तो बेकार में आपका समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जितने भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो रहने वाला है। ओके, लौटते हैं क्वेश्चन के ऊपर। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ये आइडियल गैस के लिए क्या है? ये जाहिर सी बात है स्टेट ऑफ मैटर्स के ऊपर वाला जो चैप्टर था शायद वहीं से। ठीक है, यूनिटी एट ऑल टेम्परेचर, यूनिटी एट बॉयल्स टेम्परेचर, जीरो डिक्रीजेज विद प्रेशर। अब जहाँ तक मुझे लगता है 12th क्लास में हमने इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, थोड़ी बहुत इसके ऊपर भी हमने पढ़ाई कर रखी थी। तो ये जो बॉयल्स टेम्परेचर ये किसी प्रकार का कांस्टेंट होता होगा शायद, तो मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए। अब देख लेते हैं। ओके, सही है ये। आपको लग रहा होगा कि मुझे सारे आंसर पहले से पता है, पर नहीं, ये स्लाइड किसी और ने तैयार कर रखी है, इसलिए मुझे भी सारे आंसर नहीं पता है। ठीक है, तो द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज ए। आप सभी भी अपने अपने आंसर मार्क करते रहिएगा और देखते रहिएगा कि आपने कितने स्कोर किए। ठीक है, आपका कौन सा सही रहा, कौन सा गलत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द वेन डार वॉल्स इक्वेशन अकाउंट्स फॉर। अब वेन डार वॉल के बारे में हमने शायद 12th में भी पढ़ा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। शायद फिजिक्स में हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो पहला ऑप्शन है द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एट ओनली द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मोलिकुलर ओनली। सी है बोथ इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड द मोलिकुलर वॉल्यूम। और उसके बाद डी है नीदर द इंटरमोलिकुलर फोर्स नॉर द होना चाहिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नॉर द मोलिकुलर वॉल्यूम। चलिए क्या होगा आंसर, देखते हैं। सी बोथ इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड द मोलिकुलर, बोथ इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड द मोलिकुलर वॉल्यूम द वेन डार वॉल इक्वेशन अकाउंट्स फॉर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्या होना चाहिए इसमें से? ऑप्शन ए, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर, बी
एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर कोलिजन। सी, मॉलिक्यूल्स possesses appreciable volume. D, the absolute temperature is a measure of the kinetic energy of the molecules. क्या होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार? अपने अपने आंसर ज़रूर मार्क करते चलिएगा ताकि आपको भी समझ में आए, एनालाइज कर पाएँ आप खुद को कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है। चलिए ठीक है, आंसर देखते हैं। डी, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जाहिर सी बात है, यहाँ थोड़ा सा जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है 12th क्लास का, मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट होते हैं या फिर जब हिलते डुलते हैं थोड़ा बहुत भी, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बनती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जाहिर सी बात है हीट भी बनती है थोड़ी बहुत। शायद ये वही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। चलिए बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम V बिकम्स 3 times द प्रेशर विल बिकम। अब यहाँ पूछा गया है कि अगर इन केस, रुकिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ यहाँ पे, अगर पेन, हाँ सही है, ओके। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी गिवन मास पे किसी गिवन मास ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर उसका वॉल्यूम जो है, अगर वॉल्यूम जो होता है 3 times बढ़ जाता है, तो उसका प्रेशर के अनुपात पे क्या असर पड़ेगा? प्रेशर कितना बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप बताइए। ओके चलिए, ऑप्शन नंबर बी है आंसर, यानी प्रेशर जो है 1/3 हो जाएगा, प्रेशर जो होगा वो 1/3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन जूल डिग्री मोल। अब आर एक गैस कांस्टेंट है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है जूल डिग्री मोल में, उसकी वैल्यू क्या है? इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 1 है 1.987, ऑप्शन नंबर बी है 8.31 × 10⁻7, ऑप्शन नंबर सी है 0.082 और डी है 8.314। क्या होना चाहिए आंसर? अपने आंसर ज़रूर मार्क करते चलिएगा और अंत में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले 20 में से, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, 8.314, जो वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट जो है आर, उसकी जूल डिग्री मोल में वैल्यू होती है 8.314। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़। क्या होती है रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एक गैस पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, गैस की किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे? ओके चलिए, ऑप्शन नंबर ए है 1.086:1, ऑप्शन नंबर बी है 1:1.86 और ऑप्शन नंबर सी है मैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बहुत कोशिश करूँगा एडिटिंग के टाइम्स को हटाने की, फिर भी अगर आपको आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्वेश्चन पे ऊपर। ऑप्शन नंबर सी है 2:1.086 और ऑप्शन नंबर डी है 1.086:2। और ये इस टू वाला मेरे को लगता है कि आप समझ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बी नंबर देखें तो 1:1.86 का मतलब होता है 1/1.86, समझ रहे हैं। चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? सही है ऑप्शन नंबर 1.086:1। रेशियो RMS वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 1.086:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एंड द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ फॉलोइंग गैस विल हैव द एट द होना चाहिए, मेरे हिसाब से किसी ने गलती कर दी है प्रिंट में। एंड एट द सेम, सॉरी यहाँ एट होगा, ओके एक बार आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ एंड नहीं होगा, यहाँ पे AT एट होगा, ओके। At the same temperature and pressure, which of the following gases will have the highest kinetic energy per mole? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, मतलब सेम कंडीशंस पे, जो कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की होगी उसमें कौन सी इसमें से गैस है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? उसका मापदंड भी दिया हुआ है एनर्जी पर मोल के हिसाब से। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और सभी सेम होंगी, मतलब सभी का जो अनुपात दिया गया है, जो कंडीशंस दी गई हैं एनर्जी पर मोल में, सारे का काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, यानी सभी का सेम रहने वाला है। ओके क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बढ़ते हैं। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस इज़। जहाँ तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करा दिया था इसी वीडियो में, कुछ देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं कितनों को याद रहता है, कितने बच्चे ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल देना होगा। अगर अभी भी आपने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब बिल्कुल ध्यान लगा के नहीं पढ़ाई चल रही है, समझ रहे हो, बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। क्या होना चाहिए? द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस इज 1.5, 2.0, 1.0 या इन्फिनिटी। अभी कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा।
1.0 मैंने बताया था कांस्टेंट होगा, यानी 1 मिनट आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पहला ही क्वेश्चन था इस सीरीज का। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज यूनिटी एट ऑल टेम्परेचर 1, यूनिटी यानी 1, समझ रहे, ये तो आपको याद होना चाहिए था। सो ये तो हो गया। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस इज 1, यानी यूनिटी एट ऑल टेम्परेचर्स। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वेदर टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 डिग्री टू 94 डिग्री द काइनेटिक एनर्जी विल, वेदर यहाँ मुझे लग रहा है व्हेन एवर होना चाहिए था शायद। चलिए ठीक है, जब भी किसी भी आइडियल गैस का जो टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री से 94 डिग्री 94 डिग्री तक बढ़ा दिया जाएगा, तो उससे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो सेम रहेगा, 8 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, या दुगना हो जाएगा? क्या होना चाहिए आंसर? अब जितने भी बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है उनको तो खैर पता होना चाहिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। जरूर देखिए, अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो जरूर शेयर करिए। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। अगर 27 डिग्री से 94 डिग्री किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखते हैं। आंसर होना चाहिए 4 गुना बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी 4 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं हम, शायद थोड़ा बहुत हमें भी अंदाज़ा मिल जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 27 से 3 30 हो गया यहाँ, ओके, यानी हमारे पास बढ़ा 3 + 3, उसके बाद हमें 90 तक जाना है तो 30 यहाँ हो गया, 40 50 60 70 80 90 यानी 60 और 60 + 3 और उसके बाद 4 और, यानी 67 पे हमें 4 गुना हो गया। शायद मेरी कैलकुलेशन सही है, गलती हो गई होगी तो उसके लिए माफ़ी। ओके चलो, जो भी है हमारी समझ से तो बाहर ही है। नंबर 10, in van der Waals equation of state for a non-ideal gas, the term that accounts for intermolecular force is van der Waals equation। ये बहुत बार आ रहा है, इसका मतलब ये ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा। वैन डर वाल का कुछ हो सकता है कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया गया होगा, केमिस्ट्री वाले जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान से देख लीजिए। वैन डर वाल इक्वेशन जो होता है ऑफ स्टेट फॉर अ नॉन आइडियल गैस के लिए भी इनका कुछ इक्वेशन होता होगा स्टेट का। उसके अनुसार द टर्म दैट अकाउंट्स फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए उन्होंने क्या टर्म कॉइन किया था, या क्या टर्म उन्होंने दिया था? क्या वो V - B है, क्या वो R × T है, क्या वो P + A/V² है, क्या वो 1/RT है? अब एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये P + A जो है ना, ये इस प्रकार से है कुछ, P + A/V², ठीक है। ये थोड़ा लगता है इन्होंने लिखने में गलती कर दी है। चलिए जो भी है, क्या होना चाहिए आंसर जल्दी बताइए कमेंट करके। कमेंट भी कर सकते हैं वैसे। क्या करना चाहिए मुझे लगता है इस वीडियो को प्रीमियर कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप लोगों को लाइव वाला फील मिलेगा, ठीक है। प्रीमियर ही करेंगे इस वीडियो को। चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। P + A/V² इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्टेट फॉर अ नॉन आइडियल गैस गिवन बाय वैन डर वाल्स इन टर्म ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी P + A/V²। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय। किसी भी 1 मोल आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस इक्वेशंस के द्वारा बताई जा सकती है? क्या वो है 3/2 R × T, क्या वो ½ kT है, क्या वो ½ RT है, क्या वो 3/2 K × T है? क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। अपने क्वेश्चन आंसर मार्क करते चलिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको 20 आउट ऑफ कितने नंबर मिले, ठीक है। द आंसर इज़ 3/2 RT। जो भी इंटरमोलिकुलर एनर्जी होगी 1 मोल ऑफ गैस की, वो 3/2 RT होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ एन आइडियल गैस। इसमें से क्या सही नहीं है एक आइडियल गैस के लिए? क्या ऑप्शन नंबर ए है इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, क्या आइडियल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है। चलिए मुझे तो नहीं लग रहा ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव विथ स्पीड। ये ऑफ ज़्यादा हो गया लगता है, सिर्फ OF होना चाहिए था, वो FF हो गया। चलिए कोई बात नहीं। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव विथ स्पीड, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव विथ स्पीड। चलिए ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एट अ गिवन टेम्परेचर P⁻V इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस। कौन सा होना चाहिए आंसर? जल्दी बताइए जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं, आंसर है सी। चलिए मुझे लग रहा था कि बी नहीं होगा। चलिए ठीक है, मेरे को भी थोड़ा बहुत जानकारी है इसका, है ना। ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो होती है वो स्पीड के साथ मूवमेंट जो होती है उसकी, वो गलत बात है।
ये ट्रू नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा हाँ एक बात और, जैसे भी इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं लगभग सभी बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात थी कि विच इज़ नॉट ट्रू यहाँ पे पूछा गया, क्या सच नहीं है, सत्य क्या नहीं है आइडियल गैस के केस में। अब बच्चे क्या कर देंगे, वो पूरा अगर उन्होंने पढ़ाई कर रखी है या फिर अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास जानकारी, तो वो खोजने लगते हैं कि आइडियल गैस के बारे में कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें सही है, चलो ये वाला सही है इसको मार्क करो। सही नहीं करना होता है, आंसर को बताना था, तो जो गलत है उसको मार्क करना था यहाँ पे। सो ये नॉट ट्रू वाला जो अगर सिनेरियो आता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वेन डार वॉल्स इक्वेशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ। चलिए ये तो क्वेश्चन लगता है पहले भी हमने किया, अभी पिछले क्वेश्चंस में ही हमने वेंडर के ऊपर बहुत सारे सवाल किए हैं, 2-3 सवाल तो लगता है वेंडर के ऊपर किए हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वेंडर किस बारे में बातचीत कर रहे हैं, या फिर वेंडर इक्वेशन जो होता है किस बारे में बातचीत कर रहा है। सीरियसली पढ़ रहे हैं यार, अगर ग्रेजुएशन में आ गए थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत हिंट से भी आपको समझ में आना शुरू हो जाना चाहिए, वरना मार्क्स लाना बहुत टेढ़ी खीर है भाई साहब। अगर चीटिंग करने के हिसाब में हो तो सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आती है। मतलब बैठ करके चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला बता नहीं रहा है, टीचर सिर पे सवार हैं और कुछ नहीं करके आ रहे हैं, घर वालों का चेहरा याद आ रहा है, बहुत दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो। इससे अच्छा थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी चाहिए हमें। और मुझे लगता है कि अगले साल से यार सेकेंड ईयर में जब आप लोग जाओगे तो कुछ क्लासेस वगैरह की हिसाब किताब लगानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं जो हो सकता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए आइडियल गैस, बी रियल गैस, सी वेपर्स, या डी नॉन रियल गैस। केबीसी वाला फील आने लगा ना। चलिए ठीक है, द वेन डार वॉल्स इक्वेशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ रियल गैस। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो फेवर करती है, जो बताती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ सॉलिड, एक सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट में एग्जिस्टेंस हो सकता है, उसको फेवर करती है कौन सी कंडीशंस। ऑप्शन नंबर ए हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी लो टेम्परेचर, सी हाई टेम्परेचर एनर्जी, या फिर डी वीक कोसाइन फोर्स। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर बताइए, आंसर बताइए। चलिए, लो टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इज लो टेम्परेचर। कम तापमान पे किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट पे होना एक फेवरेबल कंडीशन है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवैलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट। ये वाला आपको बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा। जितने भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं और अगर आपने 12th क्लास में कहीं पर भी कोचिंग में पढ़ाई कर रखी है, इस सवाल का अगर जवाब नहीं दे पाए तो इसका मतलब आपने सिर्फ पैसे बर्बाद किए हैं। ये बहुत बेसिक सा सवाल है यार, मुझे भी याद है मेरे ज़माने में जब मैंने 12th क्लास में पढ़ाई की थी। ये तो बहुत बेसिक सवाल है। अगर साइंस पढ़ा है आपने और 12th क्लास आपने कोचिंग करी है, अगर ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो यार तुम्हारे पैसे बर्बाद थे, पूरे बर्बाद थे, कुछ नहीं पढ़ाई कर रखी तुमने। जल्दी बताओ 15 का आंसर क्या होगा। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन या सिलिकॉन, कौन सा है जो कोवैलेंट क्रिस्टल है सॉलिड स्टेट में। आयोडीन, सही बात है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक सॉलिड। इसमें से कौन सा आयोनिक सॉलिड का कैरेक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट। ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है 12th क्लास में भी पढ़ाई गई थी, ठीक है। तो केमिस्ट्री का बेस जो है मोस्टली 12th क्लास से ही उठाया गया है, ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मुझे लग रहा है जहाँ तक। चलिए ठीक है, बी जब नंबर है ब्रिटल नेचर। ब्रिटल का मतलब समझते हैं आप लोग। देखिए मान के चलिए आपने चौक देखा जो स्कूल टाइम में चौक होता था, एक होता था पेंसिल चौक, एक होता था ढेला चौक जिससे हम दोस्तों को मारा करते थे, याद है। वो जो चौक होता था, याद करिए, अगर उसको आप बेंच पे पटक दें या फिर अगर कमज़ोर चौक हो तो उसको अगर मुट्ठी में भी बंद करने कस के बंद कर लें तो वो चूर चूर हो जाता था, याद है। ये जो चूर चूर होने की प्रॉपर्टी है इसी को कहते हैं ब्रिटलनेस, ब्रिटल होना, समझ रहे, यानी जल्दी से जैसे ही उसके ऊपर कोई फोर्स पड़े वो चूर चूर हो जाए, तो इसको कहते हैं ब्रिटल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आयनिक सॉलिड क्या ब्रिटल होता है नेचर में, ब्रिटल नेचर शो करता है। चलिए ठीक है, सी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या डी एनिस्ट्रॉफिक इन नेचर। एनिस्ट्रॉफिक मुझे लगता है मैंने पढ़ा था, ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्टली होता क्या है, नहीं तो इसके बारे में भी डिस्कशन करते। ऑप्शन नंबर डी एनिस्ट्रॉफिक इन नेचर। देखिए लग रहा था मुझे कि कुछ गड़बड़ है इसके साथ। ऑप्शन नंबर डी एनिस्ट्रॉफिक इन नेचर इज़ द राइट आंसर फॉर आयोनिक सॉलिड। ये आयोनिक सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक सॉलिड। ध्यान है, नॉट यहाँ लगाया गया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है अक्सर। हम सोचते हैं कि हम तो सही मार्क करके आए, आयोनिक सॉलिड का कैरेक्टर पूछा था, हमने सही मार्क किया था, फिर गलत कैसे हो गया। आयोनिक सॉलिड का कैरेक्टर जो गलत वाला है वो मार्क करना था, यहाँ पे नॉट बताया गया, समझ रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने एग्जाम में ज़रूर ध्यान रखिएगा।
देखिए अगर आप मॉक देते हैं इस प्रकार का, जैसा मैंने ये मान के चलिए जो प्रैक्टिस करा रहे हैं हम लोग, जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनके लिए मॉक पेपर ही है, जिन्होंने तैयारी नहीं की उनके लिए प्रैक्टिस सेट है, या जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस प्रकार के मॉक देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है और हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, जहाँ हमें समझ में आता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन से कैसे डील करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल इज़, ये तो 12th का क्वेश्चन है यार। अब इसको अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मतलब 12th का क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि 12th की बुक से मैंने उठा के डाल दिया है। ये क्वेश्चन ग्रेजुएशन वालों को भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली 12th से ही उठाया गया है। ठीक है, 12th क्लास से ही बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया गया है, जो ग्रेजुएशन में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कराई गई होगी, लैटेक्स यूनिट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, सेल यूनिट के बारे में, वहीं से ये सारी चीज़ें उठाई गई है। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जहाँ तक मुझे अनुमान है BCC यूनिट सेल का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो क्या होना चाहिए परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस का? हमने पढ़ा था, शायद 3-4 तरह के सेल पढ़े थे, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। सेल मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रही है, उसके अंदर कुछ सेल वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ बताया गया था 12th क्लास में। तो वहाँ पे BCC यूनिट सेल में का फ्री स्पेस कितना होता है? ठीक है, कुछ स्पेस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करके रखते हैं और कुछ स्पेस फ्री होता है। वो फ्री स्पेस का परसेंटेज क्या होना चाहिए? क्या 32% है, क्या 34% है, 28% या 30%? क्या होना चाहिए? आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 32% फ्री स्पेस होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच हैज़ HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बेसिक है और 12th क्लास में भी इसके बारे में हमें पढ़ाया गया था। HCP यानी शायद हेक्सागोनल क्यूबिक, चलिए कोई बात नहीं, जो भी होगा। खैर मैंने पहले भी बताया था मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस सब्जेक्ट का, थोड़ी बहुत गलती होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या होना चाहिए? NaCl सोडियम क्लोराइड, CsCl पीरियोडिक टेबल मेरे सामने ही है। CS क्या होता है? एक सेकंड खोजने की कोशिश करता हूँ। सीजियम क्लोराइड। ओके, C नंबर है जिंक और D है RbCl यानी रुबिडियम क्लोराइड, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्या होना चाहिए आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर। HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन कंपाउंड में से किसका होता है? ऑप्शन नंबर C एक एलिमेंट का होता है, जिंक। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट सेकंड, मतलब ये प्री या फाइनल से पहले सेमीफाइनल क्वेश्चन कह लीजिए। पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज विथ अ FCC लैटिक्स, BCC लैटिक्स, सिंपल क्यूबिक लैटिक्स या ऑर्थोमोबिक लैटिक्स। ऑर्थोमोबिक काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम शब्द है भाई। चलिए ठीक है, क्या होना चाहिए? पोटेशियम का क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किस लैटिक्स के साथ वो क्रिस्टलाइज होता है, मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं होता है। यहाँ पे सवाल का मतलब ये है कि पोटेशियम क्रिस्टलाइज होने के बाद किस स्टेट में पाया जाता है? FCC लैटिक्स के स्टेट में पाया जाता है, BCC वाला लैटिक्स होता है। FCC जहाँ तक मेरा अनुमान है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात की जा रही है। BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जहाँ हमने पीछे भी देखा। फिर एक है सिंपल क्यूबिक लैटिक्स और उसके बाद एक है ऑर्थोमोबिक लैटिक्स। क्या होना चाहिए? मुझे तो लग रहा है, चलिए मुझे लग रहा था शायद सिंपल क्यूबिक लैटिक्स हो, लेकिन नहीं, BCC लैटिक्स होना चाहिए आंसर। मैंने पहले भी बताया था मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए भूल चूक माफ़ करिएगा। लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर फैलाइए। उन्हें बताइए कि इस प्रकार के वीडियोस कोई चैनल है जहाँ पे प्राप्त होते रहती हैं समय पे। और अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में अंत में कि आपने 20 में 20 पाए या नहीं पाए, कितने पाए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और इस प्रकार की वीडियोस क्या रिलेवेंट है, क्या कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर इस प्रकार की वीडियोस नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए। जो भी हो अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मुझे समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, वीडियोस बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। ऑलरेडी बहुत मुश्किल से वीडियोस निकाल पा रहा हूँ, तो उसमें भी मेहनत करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप ही के कमेंट से, आपके लाइक से। क्या लाइक और डिसलाइक तो आपका खुद का जो भी चॉइस हो, पसंद आया तो करेंगे, नहीं पसंद आया तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पसंद आया तो क्यों पसंद आया, नहीं पसंद आया तो क्यों पसंद आया, क्या सुधार करना चाहिए, क्या सुधार करने लायक और चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन। एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू, अरे भाई साहब ये तो क्वेश्चन पक्का 12th का है। जो देखिए मैं बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको 12th के लगे होंगे रिलेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने वो 12th से उठा के डाल दिए हैं।
ठीक है। जो भी हमारे दोस्तों या टीम में जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने क्वेश्चन जो भी डाले हैं वो ग्रेजुएशन के PYQ से ही डाले हैं। जो भी फर्स्ट ईयर का PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है उसी में से डाला है। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं जो 12th से रिलेटेबल है, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो हो सकता है 12th के बेस को उठा करके ग्रेजुएशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फर्स्ट ईयर में तो लगभग 12th की ज़्यादातर चीज़ें रिलेट कर जाती हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन 12th के बेस से उठाया गया है, जो ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट को समझाने में आगे काम आता होगा। इसी वजह से एवोगाड्रोस नंबर के बारे में डिस्कशन किया गया होगा केमिस्ट्री में आपके फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के चैप्टर्स में। तो क्या होना चाहिए एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा हाँ, इसको 6.022 नहीं पढ़ेंगे या फिर 6.22 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। 6.022 पॉइंट के बाद राइट साइड में जब आप जाते हैं तो जो भी डिजिट्स लिखे होंगे उनको पर्टिकुलरली पढ़ा जाता है। जैसे 6 पॉइंट यहाँ पे जैसे बताया रखा है मैंने 6.022 पढ़ेंगे, इसको 622 नहीं पढ़ेंगे। कई सारे मेरे दोस्त हैं जो बेवकूफ़ी करते हैं ऐसी वाली, तो उनको समझा के थक गया, कोई मानता नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि आप अगर पॉइंट के राइट में जाते हैं तो हर एक नंबर को पर्टिकुलरली अलग पढ़ा जाता है, ठीक है। हर एक डिजिट को, नंबर नहीं डिजिट, ओके। 0.22 ऐसे पढ़ेंगे, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी है 1 सेकेंड बंद हो जाओ भाई, 0.22 इंटू 10 टू द पावर 23। सी है 0.22 इंटू 10 टू द पावर -23 और डी है 11 राइट साइड में जाएंगे तो पर्टिकुलरली और लेफ्ट साइड में पॉइंट के जाएंगे तो फिर कंबाइंड करके 11.2। क्या होना चाहिए आंसर क्या होना चाहिए? चलिए ऑप्शन नंबर बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं। तो ये थे क्वेश्चंस कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक कर लेना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।